गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने डुअल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं वार्स विद मराठास एंड मैसूर। मैसूर और मराठा के बीच में जो साथ जो लड़ाइयाँ हुई उनके बारे में देखते हैं। द मराठास एंड द किंगडम ऑफ मैसूर वर ऑलवेज अगेंस्ट द इंग्लिश, सो दे वर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लिश फोर्सेस। क्या कह रहा है बच्चों? मराठा और किंगडम यानी जो मैसूर राज्य था ये हमेशा अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, इसलिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो हमेशा क्या होती थी अंग्रेज़ों की सेनाओं के साथ हमेशा हुआ करती थी। द इंग्लिश एंड मराठास वर इंगेज इन द फाइट एंग्लो मराठा वॉर फ्रॉम 1775 टू 1782। अंग्रेज और मराठों के बीच में जो पहला युद्ध लड़ा गया वो कब? फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर कब हुआ? 1775 टू 82। दिस वॉर वॉज केस्ड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर द थ्रोन ऑफ पेशवा। ये थ्रोन यानी अंग्रेज चाहते थे कहाँ? पूरे पेशवा राज्य पर अपनी हुकूमत करना चाहते थे, झगड़े के कारण पेशवा था। माधव राव सेकेंड एंड रघुनाथ राव वर बोथ कंपीटिंग फॉर देयर क्लेम फॉर ओवर द मराठा थ्रोन। ये दोनों माधव राव और रघुनाथ राव ये दोनों मराठा के थ्रोन के लिए यानी राज्य के लिए संघर्षरत थे। दोनों क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा राज्य है। द मराठा चीफ्स लेंट सपोर्ट टू माधव राव। जो मराठा के चीफ थे वो सपोर्ट कर रहे थे माधव राव को, अलॉन्ग विद द हिज चीफ मिनिस्टर, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर। एंड दूसरी तरफ से क्या? नाना फडणवीस। कौन थे चीफ मिनिस्टर? नाना फडणवीस। रघुनाथ राव वॉज बैक्ड बाय द इंग्लिश फोर्स। रघुनाथ राव क्या हुआ? किसकी तरफ चले गए? इंग्लिश फोर्स की तरफ चले गए। द वॉर इंस्यूड बट द रिजल्ट सा नन ऑफ द साइड विक्टोरियस। परिणाम यह निकला कि दोनों ही पक्ष नहीं जीते, यानी समझौता हो गया, एक ट्रीटी हो गई। हाउएवर बोथ द अपोनेंट्स मेंटेन पीस फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। 2 दशक तक, कुछ समय तक क्या हुआ? दोनों पक्षों के बीच में क्या हुआ? शांति रही, दोनों ने शांति समझौता कर लिया। द मराठा हैड ग्रोन वीक फॉर बाई दिस टाइम। उस समय मराठा थोड़ा धीमे कमज़ोर पड़ते चले गए। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर अकोर्ड इन 1817। जो तीसरा मराठा एंग्लो मराठा वार हुआ, एंग्लो मतलब इंग्लिश होता है, अंग्रेजों और मराठा का जो तीसरा वार था 1817 में हुआ था। इट बॉट द मराठा पावर टू द ग्राउंड। ये क्या हुआ? बॉट, समझ रहे हैं आप लोग? बॉट मराठा पावर टू द ग्राउंड से मतलब नीचे से उखाड़ के फेंक दिया गया। आफ्टर द वार यानी वार के बाद क्या हुआ? द पेशवा वॉज एक्सिल्ड एंड सेंट टू द नॉर्थ इंडिया। पेशवा को उखाड़ के फेंक दिया गया नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक है। देयर ही वॉज असाइंड अ पेंशन वाइल द इंग्लिश। उन्होंने क्या किया? एक समझौते पे हस्ताक्षर किया कि आपको एक पेंशन के रूप में रखा जा रहा है, चार्ज ऑफ द टेरिटरीज, यानी कुछ राज्य आपको दिए जा रहे हैं जिसमें आप पेंशन के रूप में, आपका कोई काम नहीं रहेगा, आप सिर्फ यहाँ काम रहिए, और अंग्रेज उनको पेमेंट देते थे। शून आफ्टरवर्ड्स द रिमेनिंग मराठास चीफ ऑल्सो गैव इन एंड लॉस्ट देयर आर्मीज एंड टेरिटरीज टू द इंग्लिश। और कुछ समय बाद क्या हुआ? वो सारी अपनी हुकूमत को हार गए और एक समझौता हुआ जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। देखते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या था। लॉर्ड वेस्ले जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे 1798 में भारत के, ब्रॉड 3 मेजर पॉलिसी। इन्होंने 3 मुख्य पॉलिसीज़ लाई इंटू इंडिया टू एक्सपेंड इंग्लिश पावर। बाहर यानी अंग्रेजों की हुकूमत को और बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत में 3 मुख्य पॉलिसीज़ लाई। अब देखते हैं क्या है 3 मुख्य पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस था बैटल एंड वॉर्स एंड फोर्सिबली क्लेमिंग territories of previously defeated rulers of these 3 मेथोडोलॉजिकल पॉलिसीज़। इन 3 पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है ये वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के जो राजा थे, प्रिंसली थे, वहाँ के राजकुमार थे, उनको उखाड़ के फेंकना और अपनी हुकूमत को यहाँ पे स्थापित करना था। द सब्सिडरी अलायंस वॉज अ रिमार्केबली इफेक्टिव वन। ये सबसे ज़्यादा असरदार थी। द मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी वर, इनका जो मुख्य कारण था, नेटिव रूलर्स हु बिकम अ सब्सिडरी अलाई ऑफ द इंग्लिश वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनीज गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी फॉरेन टैक्स। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इन्होंने जो समझाया लोगों को कि आपके ऊपर आप अपनी सीमा में एक क्राइटेरिया बना दिया गया। किस तरह सा? इस तरह से एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि ये आपका क्राइटेरिया है,
ठीक है, ये आपकी क्राइटेरिया है। आप अपने अंदर इन जगहों पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर जो फोर्स होगी वो किसकी होगी? वो एंग्लो की होगी, यानी अंग्रेज़ों की फोर्स होगी। इसमें इंटरफेयर मराठास का नहीं होगा। मराठा अपने अंदर पूरा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर इनकी कोई ताकत काम नहीं आनी थी, ठीक है। तो ये समझा आपने। आगे क्या हुआ इसमें, एक चीज़ और इसमें इश्यू हुआ कि ऐसा उन करने में जो थे वो कामयाब नहीं हुआ, ऐसा किए नहीं वो। कौन? इंग्लिश। इन lieu of this guarantee, the native ruler had to maintain a force under British command and pay a subsidy for its maintenance to the company। अब क्या हुआ, जो कंपनी के आपके आर्मीज थी, फोर्सेस थी, उसकी पेमेंट तो मराठा करते थे, यानी वहाँ के जो प्रिंसली करते थे, वहाँ के जो राज्य घराने वाले थे वो करते थे, लेकिन फोर्सेस काम किसके अकॉर्डिंग करती थी? ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, यानी वेतन वो कहीं और से लेती थी और किसी दूसरे के ऑर्डर पे काम करती थी। द नेटिव रूलर वॉज फॉरबिडन टू निगोशिएट विथ एनी फॉरेन पावर विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश, यानी बिना अंग्रेजों की जानकारी कोई भी बाहरी ताकत आ नहीं सकती थी। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू साइन द सब्सिडरी अलायंस वॉर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम हैदराबाद जो थे पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था, यानी इस पर सहमति जताई थी। अब हम देखते हैं पंजाब। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट इन 1845। जो पहला एंग्लो सिख वार था वो 1845, आज लास्ट चैप्टर में पढ़े थे किस तरह से सिख भी चाह रहे थे कि हमारा स्वतंत्र राज्य हो। अब यहाँ पहला जो सिखों का और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था 1845 में हुआ था। द खालसा फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द, तो किसके? इंग्लिश आर्मी। खालसा जो थे अंग्रेजी हुकूमत के, अंग्रेजी सेना के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुए और उनसे युद्ध करना शुरू किए। एट द सिख डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट। अभी तक सिखों ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। They got together as a united force to fight the English army in the Second Anglo War in 1848। और 1848 में दूसरी बार इन्होंने 1845 पहली बार और क्या था? यस 1845 में पहली बार उन्होंने युद्ध किया, हार स्वीकार नहीं की। उसके बाद दोबारा जो उन्होंने एंग्लो सिख वार हुआ 1848 में दोबारा किया, 3 साल के अंतराल में। However, the Punjab army was captured and Punjab was annexed to the English 1849। तो देखिए कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, इसीलिए पंजाब एनेक्स्ड कर लिया गया, अधीन कर लिया गया, अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बहुत ही मुख्य पॉलिसीज थी अंग्रेज़ों की, यानी यूँ कहें कि उनके हाथ में सब कुछ था इस पॉलिसी के अगेंस्ट में जानते ही। लॉर्ड डलहौजी हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848 यानी इस सिचुएशन, यानी पहले जो दूसरा एंग्लो सिख वार था उसके समय भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था कौन था? 1848 में लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने क्या किया था? भारत में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें लाई थी, जैसे रेलवे लाइन, पैसेंजर ट्रेन का इन्होंने चालू करवाया था, ठीक है। सती प्रथा जैसी चीज़ों में भी इनका बड़ा ही योगदान था, कह सकते हैं। और अपने भी यहाँ के लोग थे, राजा राम मोहन राय जी भी इसमें शामिल थे। कुछ पॉलिसीज़ इनकी बहुत अच्छी थी। देखते हैं क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी बिकम द गवर्नर जनरल इन इंडिया 1848, स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आगे हम बताएंगे स्पष्ट है आपको। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार व्हेन द रूलर ऑफ अ रीजन अंडर इंग्लिश प्रोटेक्शन सब्सिडरी स्टेट डाइड विदाउट ए ट्रू हायर। ठीक है, जब कोई ऐसी जगह जहाँ पे अंग्रेज का पूरी हुकूमत थी, जो इसमें सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत जो राज्य थे, अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में जो राज्य थे, वहाँ पे कोई शासक यदि बिना अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए ख़त्म हो जाता है, यानी उसके कोई अगर लड़के नहीं हैं, हायर मतलब होता है संतान, वंश में कोई नहीं है, ट्रू वंश यानी जैसे गोद लिया बच्चा नहीं, खुद का अगर बच्चा नहीं है, हिज टेरिटरी वुड नॉट ऑटोमेटिकली पास टू एन एडॉप्टेड हायर। एडॉप्टेड हायर के पास, यानी जो गोद लिए बच्चे हैं उनके पास वो पास नहीं होती थी, वो जो उनकी जायदाद थी, उनकी जो पूरी राज्य था, वो किसके अधीन रहता था? उन बच्चों के अधीन नहीं रहता था जिनको वो अडॉप्ट किए रहते थे। द थ्रोन वुड इंस्टीड पास इनटू द हैंड्स ऑफ इंग्लिश, स्पेशली इफ द अडॉप्टेड हायर चॉइस हैड नॉट
बीन कन्फर्म्ड बाय द इंग्लिश बिफोर हैंड। यानी क्या कह रहा है, जो सत्ता ऐसे व्यक्ति जो बिना अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए, और अडॉप्टेड नहीं, खुद के बच्चे एक उत्तराधिकारी नियुक्त किए बिना ही ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो राज्य, उनका जो पूरी किंगडम था वो ऑटोमेटिक अंग्रेज़ों के हाथ में ट्रांसफ़र हो जाती थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी केस्ड सूरत, उदयपुर, भागत, जयपुर, संभलपुर, नागपुर, थौरी एंड सातरा टू बी एनेक्स्ड बाय द इंग्लिश। इस तरह से इन जगहों पर एक ज़बरदस्ती की पॉलिसी डाल करके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाई गई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सारे राज्य ऑटोमेटिक अंग्रेज़ों के अधीन होते चले गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इससे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट, देखते हैं क्या है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडवाइज्ड द फॉलोइंग स्टेप टू कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी की स्ट्रेंथ पता चल रही थी, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर आ गई इसमें। द बंगाल प्रेसिडेंसी वॉज टू रेगुलेटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल इंक्लूडिंग 4 काउंसलर्स। 4 काउंसलर के बीच में क्या करें, द बंगाल प्रेसिडेंसी वॉज टू बी रेगुलेटेड किसके द्वारा, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल इंक्लूडिंग 4 काउंसलर। 4 काउंसलर के अंदर बंगाल की प्रेसिडेंसी पूरी चल रही थी। देयर वॉज टू बी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट था, कंप्राइजिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस ऑफ फोर्ट। यहाँ 3 क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट थे, जस्टिस थे और 3 अदर जज थे, यानी जुडिशरी एक बनाई गई थी। विलियम विद जुडिक्शंस ओवर ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रेसिडिंग इन बंगाल। क्या हुआ, जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम, कोलकाता का जो फोर्ट विलियम था आपका, विद जुडिक्शन बन गया था, एक न्यायालय बन गया था, न्याय वहाँ ओवर ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट, जितने ब्रिटिश के सब्जेक्ट थे, लोग थे, रिजिडिंग इन बंगाल, सब बंगाल के थे में थे, है ना, उनके लिए बनाया गया था। द कंपनी ऑफिशियल इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल वर टू बी पेड सैलरीज एंड दे वर नॉट टू टेक एनी गिफ्ट और रिवॉर्ड फ्रॉम द इंडियंस। क्या कहते हैं, द गवर्नर, जो कंपनी ऑफिशियल थी, ऑफिशियल कंपनी थी, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल भी उसमें इंक्लूड थे, वर टू बी पेड सैलरी, उनको सैलरी मिलती थी, एंड दे वर नॉट टू टेक एनी गिफ्ट, और उनको कोई उपहार भी नहीं मिलता था, और रिवॉर्ड फ्रॉम द इंडियंस से। वॉरेन हास्टिंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बॉरवेल एंड फिलिप फ्रांसिस वर द 4 काउंसलर्स। गवर्नर जो जनरल बने कौन, आपके वॉरेन हास्टिंग ने इन सबको नियुक्त किया। ऑल ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू सरेंडर डिटेल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड अर्नड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे जितने एसेस्ट थे, सबको सरेंडर, यानी इकट्ठा करने के लिए और अपने अधीन करने के लिए इन्होंने विचार किया और पॉलिसी बनाई। दे वर आस्क्ड टू प्लेस ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिविल के सारे डॉक्यूमेंट्स, मिलिट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स, रेवेन्यू अफेयर्स जो उसमें कर वगैरह चलता था, टैक्सेस वगैरह थे, उन सब के सारे डिटेल्स ऑफ द कंपनी बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सारी चीज़ें अपने अधीन कर ली। हाउएवर द एक्ट फेल्ड, किस तरह से एक्ट फेल हुआ, बिकॉज द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वॉज नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट, पूरी तरह से सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। दोज इट लेट ऑफन टू कंट्रोवर्सीज बिटवीन देम, तो उसमें कंट्रोवर्सी, एक मतभेद सी स्थिति पैदा हो गई थी। द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट नो वेदर्स इट हैड टू फॉलो द ब्रिटिश और इंडियंस लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट थी डिड नॉट नो, नहीं जानती थी वेदर इट हैड टू फॉलो द ब्रिटिश और इंडियंस, कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो नहीं समझ पा रही थी। द गवर्नर ऑफ बंगाल, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिड नॉट कंसिडर द सुपरमेसी ऑफ द गवर्नर जनरल्स। ठीक है, इनके अधीन कोई काम नहीं हो पा रहा था। अब बात करते हैं पिट्स एक्ट 1784 में साइन हुआ। विलियम पिट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इंट्रोड्यूस द पिट एक्ट्स 1784 में। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, इन्होंने भी एक अपना पिट्स एक्ट बनाया 1784 में, इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ द रेगुलेटरी एक्ट। ये थोड़े समय के लिए था, रेगुलेटिंग एक्ट के तुरंत ही बाद इसको बनाया गया। इट हैड द फॉलोइंग फीचर्स, इसके कुछ मुख्य फीचर्स थे जो थे, देखते हैं।
द वर्क ऑफ ट्रेडिंग हैड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ रूलिंग इंडिया। द वर्क ऑफ ट्रेडिंग, जो व्यापार के जो काम व्यापार था, टू सेपरेटेड, अलग किया गया फ्रॉम द वर्क ऑफ रूलिंग इंडिया, यानी जो राज्य किया जा रहा था भारत पे और जो भारत से व्यापार किया था, दोनों को अलग अलग बताया गया। ए 6-man बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द प्रीवी काउंसिल, एक 6-man की बोर्ड की संगठन बनाया गया जिसमें प्रीवी काउंसिल रखा गया, हेडेड बाय द काउंसिलर ऑफ द ट्रेजरी वॉज टू बी अपॉइंटेड, और जिसको हम ट्रेजरी खजांची बोलते हैं, जो पूरे हिसाब किताब का पूरे इकोनॉमिक की कंडीशन को रिटर्न करता है, वो अपॉइंट किया गया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज टू कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द किंग, और ये मेंबर्स किंग द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इन इंडिया वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू द किंग्स ओवरराइडिंग पावर टू वीटो और रिमूव। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन इंडिया वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, ये कंपनी कंपनी के अधीन यानी ब्रिटिश गवर्नर के अधीन काम करते थे, ठीक है। बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू द किंग्स, कंपनी के द्वारा भारत की जो जनता थी उनके लिए ओवर राइडिंग पावर टू वीटो और रिमूव, इनके पास पूरा अधिकार, मतलब पूरा अधिकार था कि किसको रखना और किसको हटाना है। द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू ओवर रूल हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल पूरी इस जो भी कार्यक्रम चल रहा था पिट वाला, इस पर पूरी उनकी निगरानी थी। दिस केम विद एन अमेंडमेंट इन 1766, और ये थोड़े से बदलाव के साथ अमेंडमेंट जो हुआ, परिवर्तन हुआ, 1786 में पूरी तरह से लागू हुआ। द गवर्नर जनरल इन कलकत्ता एंड हिज काउंसिल वॉज गिवन एब्सोल्यूट पावर विथ रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी ओवर द अदर प्रेसिडेंसी इन बॉम्बे एंड मद्रास, और यही पॉलिसी धीरे धीरे बॉम्बे और मद्रास में चलने लगी। देन आफ्टर क्या हुआ, दिस सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल बिटवीन, ये सिस्टम जो था पिट वाला, दो लोगों के मध्य कंट्रोल किया जा रहा था, किसके किसके बीच, कंपनी एंड क्रोन वर्क फॉर द 75 ईयर्स, 75 ईयर्स के लिए ये वर्क, दो क्रोन यानी वहाँ जो लोकल जो शासक थे और कंपनी, अंटिल इंडियन म्यूटिनी, आफ्टर दैट पार्लियामेंट टुक ओवर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया, आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट जो संसद थी टुक ओवर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर एक और एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 to 1833, द कंपनी राइट टू ट्रेड वॉज कंपनीज राइट टू ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन रॉयल चार्टर, इन्होंने कंपनी ने एक बेस्ड बनाया रॉयल चार्टर के बेस्ड पे एक और एक्ट बनाया, विच वॉज रिन्यूड एवरी 20 ईयर्स, जो हर 20 साल बाद इसको रिन्यू किया जा रहा था। ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड अपॉन द कंपनी थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 to 1833. The Charter Act of 1813 ended the trading monopoly of the India of the company in Indian trade. इन्होंने कुछ मार्केटिंग के ट्रेडिंग बदली ना, व्यापार के तरीकों में मोनोपोली में चेंजेस लाए। ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, व्यापार खोल दिए गए ब्रिटेन की सारी जनता के लिए। द कंपनी केप्ट इट्स मोनोपोली ऑन ट्रेड इन टी एंड इट्स ट्रेड विद चाइना, चाय और चाइना के साथ भी इन्होंने ट्रेड इन टी यानी चाय का व्यापार चाइना के साथ भी इन्होंने शुरू कर दिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 completely finished the company's trade monopoly because it was directed to close its commercial activity in India. जो ये जो ख़त्म हुआ 1833 में चार्टर एक्ट हमारा, ये कंपनीज ट्रेड जो मोनोपोली थी इनकी, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टेड, इसलिए ये सीधे सीधे क्या हुआ, क्लोज हुआ। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इन इंडिया, भारत में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। द कंपनी बिकेम ए मोर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन द कंपनी बिकेम अ द कंपनी बिकेम ए मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की नींव वहाँ रखी गई, बनाया गया, जो किसके अंतर्गत थी, सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ काउंसिल कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरविजन करे, उसके ऊपर देखभाल करे। केस स्टडी ऑफ
पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या अच्छा था और क्या बुरा था ब्रिटिश रूल भारत में, देखते हैं। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फ्रॉम 1857 टू टिल 1947, यानी 1857 से लेकर के 1947 तक। 1857 हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ जिसमें मंगल पांडे वगैरह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे वगैरह इसमें शामिल थे। 1947 टिल डेट तक ऑल्थो ब्रिटिश रूल मोस्टली इम्पैक्टेड द नेशन निगेटिवली, पूरी तरह से क्या निगेटिविटी की तरफ भाग रहा था हमारा भारत, ले जा रहे थे ये गलत दिशा। देयर वर पॉजिटिव इफेक्ट टू दैट हेल्प्ड इंडिया इन सम वे, कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हो रही थी, दोनों ही महत्वपूर्ण हो रहे थे। पॉजिटिव वेज हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी एक संभावनाएं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई। ब्रिटिश रूल इन इंडिया मेड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर द इंडियंस लोकल्स, यानी भारत के लोकल रहने वाले लोगों के लिए नौकरी की यानी रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो गई थी। देयर वर मैनी ऑप्शंस फॉर ज्वाइनिंग द मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए एज डेली लेबरर्स, ड्राइवर्स, सर्वेंट्स फॉर ब्रिटिशर्स एंड लेटर द इंडियन सिविल सर्विस टू अर्न ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये जो सिविल सर्विस ISPCS हम लोग बोल रहे हैं ना, ये उन्हीं की देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने। ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग देयर रूल डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन बिल्डिंग रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे शिक्षा व्यवस्था को भी इन्होंने बहुत एक नया रूप दिया। हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स के लिए भी बहुत सारे वर्क किए। आप देख रहे हैं कि आसपास अगर कहीं पुराने किले हैं, फोर्ट हैं, पुराने अगर रोड्स हैं या पुल वगैरह हैं, देखिए वो कितने मजबूत हुआ करते थे। वाइल मोस्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स वर फॉर देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, ये जबकि ये खुद के इंग्लिश अपने स्वयं के हित के लिए बनाए थे। दीज डेवलपमेंट डिड हेल्प इन मेकिंग लाइफ ईजियर टू सम एक्सटेंट फॉर इंडियंस, लेकिन ये भारतीयों के लिए भी बहुत उपयोगी रहा। न्यू आइडियाज़ एंड इंट्रोडक्शंस टू न्यूज़ एवेन्यू, बहुत सारे नए आइडियाज़ आए। ऑल्सो लार्जली फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सम ग्रेट एवेन्यू लाइक इंडियन रेलवे वर इंट्रोड्यूस बाई देम primarily टू शिप रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी की बात हमने बताई थी। 1853 में इन्होंने भारत में क्या लाई थी, ट्रेन लाया था। कहाँ से पहली ट्रेन कहाँ से चली, मुंबई टू ठाणे के बीच में पहली ट्रेन हमारी चली थी भारत में, ठीक है। उसका श्रेय किसको जाता है, इंग्लिश को ही जाता है। इंग्लिश जो गवर्नर जनरल जो हमारे लॉर्ड डलहौजी जी थे, इन्होंने लाया था। तो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लाया था कि इजी वे में रॉ मटेरियल जो इजी वे में लाया जा सके। ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस इंडियन पोस्टल सिस्टम एंड abolished आउटडेटेड कस्टम लाइक सती, विडो मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह और सती विवाह के ऊपर भी जो एक शिकंजा कसा गया, एक रोक लगाई गई, वो इनकी देन थी। भारतीय थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अधीन थे अंग्रेज़ों के, इसलिए अंग्रेज़ों का श्रेय लोग ज़्यादा मानते हैं। स्टेबल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को जगड़ना, अर्थव्यवस्था को एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाना। द ब्रिटिश केप्ट द यूनिफॉर्म टैक्स रूल्स थ्रू आउट देयर टाइम इन इंडिया विच हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द इकोनॉमी अनलाइक मैनी इंडियन रूलर्स हु इंक्रीज देयर रेवेन्यू एज फॉर एंड व्हेन दे नीडेड। वो अपने हिसाब से रेवेन्यू लगाते थे, कर लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे और सभी के लिए हेल्पफुल था। सेफ्टी, ब्रिटिश रूल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ऑल एनिमीज़, यानी बाहरी सत्ता से रक्षा भी यही कर रहे थे। इट प्रोवाइडेड ए सेफ्टी नेट फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल एनिमीज़ लाइक अफगानिस्तान, पर्शिया एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी पश्चिमी एरियाज जो विदेशी आ रहे थे अफ़गानिस्तान से, पर्शिया से, है ना, ये सब से जो विदेशी आ रहे थे उनके ऊपर भी ये एक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, यानी पूरी तरह से एक सुरक्षा व्यवस्था लगाए हुए थे। अपॉर्चुनिटी ऑन फॉरेन लैंड, ब्रिटिश रूल इन इंडिया गैव द चांस टू रिच इंडियन फॉर एवलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडी इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में, यानी विदेशों में जाकर के हायर एजुकेशन लेने के लिए भी प्रोवाइड
था कि इंडियन जाके बाहर विदेश में जाकर के जो रिच फैमिली इंडियंस थे वो बाहर जाके अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। फ्यू इंडियन यूज दिस एक्सीलेंट चांस टू स्टडी इन ब्रिटेन इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। कुछ भारतीय जो थे वो विदेश जाके स्टडी भी किए, जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे शिक्षा लेने के लिए, है ना। जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई सारे जो विदेशी भारतीय थे वो विदेश गए शिक्षा ग्रहण करने की, अच्छी शिक्षा के लिए। निगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नो डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय की कोई मतलब ही नहीं था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के समय इंडियन हैड नो डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल पावर इन एनी फील्ड। कहीं पे भी इनका अब स्वयं से कोई डिसीजन नहीं लेते थे, ना ही इनके पास कोई राजनीतिक शक्तियाँ थी। इंडियन लॉस्ट इट्स सेल्फ आइडेंटिफाई एंड बिकेम स्लेव टू ब्रिटिशर्स। अपनी खुद की पहचान हम भूल गए थे, हम सिर्फ एक गुलामी भरा जीवन जी रहे। रूइंड हार्मोनी, ब्रिटिश यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हम आपसी मतभेद में इतना ज़्यादा पड़ गए, हमारे बीच में हमारी हार्मोनी, हमारे आपसी व्यवहार बर्बाद हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। ब्रिटिश ने एक नई पॉलिसी लगाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो। वाइल इंडियन फॉट विथ ईच अदर, जब भारतीय एक दूसरे से आपस में लड़ते थे, ब्रिटिशर्स यूज द अपॉर्चुनिटी टू कन्क्वेयर इंडियन स्टेट टू एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो विदेशी क्या करते थे, अपने राज्य को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनमें आगे में घी डालने का काम कर रहे थे। रिलीजियस डिफरेंसेस, धर्म में बहुत बड़ा जो डिफरेंस पैदा कर दिए, अलगाव ला दिए। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द हेटर्ड ऑफ कम्युनिज्म बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। देखिए उस समय तक भारत में दो सबसे बड़ी जातियाँ थी, हिंदू और मुस्लिम। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को ही आपस में लड़ाया। ऑफ द इंडिया विच लेट टू द डिविजन्स ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी का परिणाम था कि जाते जाते हमारे भारत को दो भागों में बांट के चले गए, एक हिंदुस्तान बन गया, दूसरा पाकिस्तान बना दिया। हाई टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा कर की व्यवस्था कर दी गई। द ब्रिटिश आर डिक्लीन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन टैक्सेशन यानी उपज को ख़त्म कर दिया। भारत में जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, रेजिंग द टैक्स यानी बढ़ते हुए कर के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इंडियन ट्रेड स्ट्रगल्ड विथ हाई टैक्सेशन, बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया था भारतीय व्यापार। नो इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी। इंडिया मेड ज़ीरो ग्रोथ इकोनॉमिकली, यानी 0% ग्रोथ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1857 to 1947। एज देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, कोई संभावनाएं ही नहीं थी विकास की। फ्रीडम इज़ अनमैच्ड, नाउ इंडिया इज डेवलपिंग। फ्रीडम इज़ अनमैच्ड, नाउ इंडिया इज डेवलपिंग। आज क्या है, भारत स्वतंत्र और क्या डेवलप की ओर, डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी कन्फ्यूजन्स, यू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।